जरा सोचो, एक दिन तुम समुद्र के बीचों बीच सफर कर रहे हो और अचानक तुम्हारी नजर पड़ती है एक ऐसे जहाज पर जो पिछले 100 सालों से लहरों के बीच में भटक रहा है, बिल्कुल अकेला, रहस्यमय और सोने से लदा हुआ। कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 से। इटली के ओशियन की लहरों के बीच तैर रहा था एक बहुत ही आलीशान क्रूज जिसका नाम था एंटोनिया ग्रेजिया। उस रात क्रूज में हर तरफ सब खुशियां मना रहे थे और झूमकर नाच रहे थे, लेकिन तभी एक रहस्यमयी हाथ दिखता है जो एक लीवर को खींचता है और अगले ही पल हवा को चीरती हुई एक स्टील की वायर पूरे डांस फ्लोर से गुजर जाती है। पल भर में ही हंसी खुशी का माहौल चीखों में बदल जाता है। सभी लोग वहीं ढेर हो जाते हैं, लेकिन इस हत्याकांड में एक छोटी बच्ची केटी बच जाती है। उसकी हाइट कम होने की वजह से वो वायर उसके ऊपर से निकल जाता है। वो डर के मारे कांपते हुए चिल्लाने लगती है और फिर उस रात के बाद उस जहाज का कोई नामो निशान नहीं मिलता। 40 साल बाद अब समय आता है साल 2002 का। समुद्र में एक सैल्वेज क्रू काम कर रही होती है। इनके कैप्टन का नाम है सान मर्फी, जो काफी समझदार लीडर है। उनकी टीम किसी टूटे फूटे जहाज को किनारे तक खींचकर लाती है और इस कामयाबी का जश्न मनाने लगती है। उसी दौरान इनके सामने आता है एक रहस्यमयी शख्स जिसका नाम जैक फेरीमन है, जो खुद को एक वेदर पायलट बताता है। जैक कहता है कि उसे समुद्र के बीचों बीच एक पुराने जहाज के बारे में जानकारी है, वही एंटोनिया ग्रेजिया जो 40 साल पहले अचानक से गायब हो गया था। जैक के अनुसार उस जहाज पर बहुमूल्य खजाना छिपा है। लालच और रोमांच दोनों ही चीजें सुनकर टीम मान जाती है और वो सब उसके साथ उस दिशा में निकल पड़ते हैं। कई दिनों के बाद जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तब पहले तो सबको निराशा होती है क्योंकि वहां कोई जहाज नजर ही नहीं आता, लेकिन तभी समुद्र के कोहरे के बीच से एक विशाल परछाई सामने आती है और जैसे ही वो करीब आता है सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो वही जहाज था। एंटोनिया ग्रेजिया पूरा का पूरा सिर्फ वैसे ही था जैसे 40 साल पहले था। मर्फी यहाँ अपनी टीम के साथ जहाज पर चढ़ जाता है। जहाज सुनसान था लेकिन मौसम भारी और डरावना। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। टीम आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने क्लॉक तक पहुंचती है। उसका पेंडुलम अभी भी हिल रहा था, जैसे कि अभी अभी किसी ने उसे छेड़ा हो, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाते हैं वो अचानक से रुक जाता है। इतने में ही पास में पड़े स्क्रिपल अपने आप बदलने लगते हैं और स्क्रिपल से शब्द उभरते हैं, वेलकम। आगे बढ़ते हुए अचानक फ्लोर टूट जाता है और टीम का एक सदस्य नीचे गिरने लगता है। उसी समय मरीन उसका हाथ थाम लेती है और उसे खींचने लगती है, लेकिन जैसे ही वो झुकती है उसकी नज़र सामने जाती है। वो देखती है एक छोटी बच्ची, वही केटी जिसकी चीखें साल 1962 में जहाज में गूंजी थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि 40 साल के बावजूद भी उसकी उम्र जरा भी बढ़ी नहीं थी। ये देखकर उसे समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि एक आत्मा की झलक है। लेकिन अगले ही पल बच्ची गायब हो जाती है। सब लोग अब और भी सतर्क हो जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें ऐसे ऐसे सुराग मिलते हैं जो साफ बताते हैं कि ये जहाज सिर्फ लोहा और लकड़ी का ढांचा नहीं बल्कि किसी भयानक रहस्य का कैद खाना है। टीम जब जहाज की तलाशी ले रही थी तो उन्हें एक चीज बहुत चौंकाती है। एक कैबिन में उन्हें एक आधुनिक घड़ी मिलती है। मरीन हैरान होकर कहती है 1960 के दौरान तो ऐसी वॉच बनाई ही नहीं जाती थी। कैप्टन मर्फी गहरी सोच में पड़ जाता है और जवाब देता है कि शायद हमसे पहले भी यहाँ कोई आ चुका है। जहाज के मैनुअल दस्तावेज उठाकर सब अपने स्टीमर पर लौट आते हैं। अगली सुबह उन्हें एक गंभीर सच का पता चलता है। जहाज में एक बहुत बड़ा छेद है और धीरे धीरे यहाँ पानी अंदर भर रहा है। अगर इसे रोका ना गया तो जहाज हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा जाएगा। इसीलिए वो तय करते हैं कि अगले 3 दिनों में वो इस छेद की मरम्मत करेंगे और फिर जहाज को बाहर निकालेंगे। सारी टीम अपने अपने काम में लग जाती है। इसी बीच मरीन अकेले जहाज के उस हिस्से में जाती है जहाँ कभी स्विमिंग पूल हुआ करता था, लेकिन वहाँ का नज़ारा उसे हिला देता है। पूल की दीवारों पर गोलियों के निशान बने हुए थे। जैसे ही पूल से बाहर आने लगती है उसकी नज़र अचानक से ऊपर जाती है। वही बच्ची केटी उसके सामने थी। घबराकर मरीन का पैर फिसल जाता है और वो धीरे से पूल में गिर पड़ती है। उसका सिर जोर से नीचे टकराता है और खून बहने लगता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पानी खून को अपने अंदर सोख रहा था। मरीन जब ऊपर देखती है तो केटी की जगह जैक खड़ा था। दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर इसके बाद पूल पूरा खून से भर जाता है।
मरीन और जैक आगे बढ़ते हैं और एक भारी दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खुलते ही तेज धार वाला पानी बाहर आने लगता है और उन्हें अंदर खींच लेता है। दरवाज़ा अपने आप पीछे से बंद भी हो जाता है। कुछ देर बाद वो एक बड़े कैबिन में पहुंचते हैं। वहां लकड़ी के 9 बड़े बक्से रखे हुए थे और बाकी साथी भी आ जाते हैं और सब मिलकर बक्से खोलते हैं और अंदर जो दिखता है वो सबको हैरान कर देता है। हर बक्से में रखा था सोने की ईंटों का ढेर। कुल 9 बक्से और हर बक्सों में 28 सोने की बार। यहाँ ये देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। तो वो तय करते हैं कि जहाज को छोड़ो और सोना लेकर ही निकल जाते हैं। सोने को उठाकर सब अपने स्टीमर में ले जाते हैं, लेकिन उनकी खुशियाँ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। स्टीमर का गैस सिलेंडर का नॉब अपने आप ही घूमता है और जहाज में गैस फैलने लगती है। उसी वक्त मरीन को फिर से केटी की आत्मा दिखाई देती है। लड़की घबराई हुई उसकी ओर दौड़ती है जैसे कि वो उसे कुछ बताना चाहती हो। अचानक कोई अदृश्य ताकत केटी को धक्का दे देती है और वो गिर जाती है। तभी टीम का कोई मेंबर यहाँ पर इंजन ऑन कर देता है और अगले ही पल भयानक धमाका होता है। धमाके से स्टीमर में कई लोग मर जाते हैं। मरीन के मन में अब एक ही सवाल है, आखिर ये बच्ची है कौन और आखिर क्यों बार बार वो उसके सामने आ रही है। सच्चाई जानने के लिए मरीन जहाज के पैसेंजर डाटा को देखती है। वहीं उसे नाम मिलता है केटी हारवुड का। मरीन उसके कमरे तक पहुंचती है। कमरे के अंदर उसे केटी का कंकाल मिलता है। वो तुरंत ही समझ जाती है कि जो लड़की उसे दिख रही थी वो केटी की आत्मा थी जो इस जहाज में कैद होकर रह गई है। दूसरी ओर कैप्टन मर्फी के सामने उस क्रूज के कैप्टन की आत्मा आ जाती है जो मर्फी को शराब का गिलास पकड़ाता है और कहता है पी लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वो पुरानी तस्वीर निकालता है। उस तस्वीर में एक और जहाज दिखाई देता है जिसमें लिखा है लोरिली। कैप्टन बताता है कि कई साल पहले 1962 में हमने इसी जहाज को रेस्क्यू किया था और वही कहानी आज फिर से दोहराई जा रही है। कैप्टन की आत्मा सान मर्फी से बात कर रही होती है तो वो उसे एक और पुरानी फोटो दिखाती है। मर्फी उसे देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। इधर मरीन जहाज के एक कोने में बैठी है और उसके साथ केटी भी थी। इस बार वो साफ शब्दों में सच बताती है कि इस जहाज में सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि अनगिनत लोगों की मौत हुई है। उनकी आत्माएं यहाँ फंसी हुई हैं और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे इन आत्माओं की जरूरत है। जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा हम सब यहीं कैद रहेंगे। हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका खेल खत्म होगा। मरीन उसकी बात सुनकर सहम जाती है। इसी बीच टीम का एक मेंबर उसी हॉल में पहुँचता है जहाँ कभी पार्टी हुआ करती थी। अचानक सब कुछ बदल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा 1962 की उस रात को था। लेकिन ये सब भ्रम था। एक जाल में उसे बहलाकर फंसाया जाता है और उसके अगले ही पल उसकी जान ले ली जाती है। अब तक 2 लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। दूसरी ओर टीम के 2 सदस्य यहाँ पर शानदार डाइनिंग टेबल पर पहुँचते हैं। महक इतनी लुभावनी कि वो खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन जैसे ही पहला निवाला उनके मुंह में जाता है थालियों में खाना नहीं बल्कि सड़े गले कीड़े रेंग रहे थे। दोनों डर और घिन से चिल्ला उठते हैं। अब इधर मर्फी सच्चाई जान चुका था, इसीलिए वो जहाज से निकलना चाहता था, लेकिन तभी उसका वही साथी सामने आता है जो ब्लास्ट में मारा जा चुका था। अब उधर मर्फी को मरीन ढूंढते हुए पहुंच जाती है, लेकिन मर्फी को मरीन की जगह वही मरा हुआ साथी दिखाई देता है। पागलपन और डर के असर में मरीन पर वो हमला कर देता है। मरीन पूरी ताकत से खुद को बचाती है। मर्फी उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जैक उसके पीछे से आके उसे बेहोश कर देता है। जैक ने ही सबको उस जहाज का पता बताया था। अब वो मर्फी को एक रूम में बंद कर देता है ये कह के कि सब कुछ इसी का करा धरा है। बाकी साथी यहाँ पर जैक और मरीन के साथ जहाज की मरम्मत करने लगते हैं। इसी दौरान मरीन अपने एक और साथी को ढूंढने निकलती है, लेकिन बच्ची की आत्मा फिर से उसके सामने आती है। इस बार वो उसे सच्चाई दिखाती है। जहाँ उसके साथी को सिंगर की आत्मा ने बहकाया और वो उसके पीछे चला गया, लेकिन उसने उसे मार डाला। अब केटी मरीन को धीरे धीरे पूरा सच दिखाती है। 1962 की उस रात में जहाज के हर हिस्से में खून और चीखें गूंज रही थी। हर यात्री को अलग अलग तरीके से मौत के घाट उतारा गया था और उनमें केटी भी शामिल थी। वो गैंग इस जहाज पर खजाने की तलाश में आई थी। आखिरकार सोने के बक्सों को देखकर सबकी आंखें चमक जाती हैं। लेकिन यहीं असली खेल शुरू होता है। उस कमरे में आती है वही सिंगर और वो उनके एक आदमी को सेड्यूस कर लेती है। लालच और वासना के जाल में फंसकर वो आदमी अपने ही साथियों को मारने लगता है।
लेकिन सिंगर को उसकी वफादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता और अगले ही पल वो उसे धोखा देकर मार डालती है। लेकिन तभी परछाइयों से बाहर आता है खेल का असली मालिक, जिसने पूरे जहाज की तबाही का प्लान रचा था। वो बिना कुछ कहे सिर्फ एक इशारा करता है और उसके इशारे के चलते सिंगर की मौत हो जाती है। इसी बीच केटी उस आदमी का असली चेहरा मरीन को दिखाती है। मरीन सुन रह जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जैक ही था, जिसने सोने का लालच देकर उन्हें यहाँ तक लाया था। अब मरीन समझ जाती है कि मर्फी तो निर्दोष था, असल में गुनहगार तो जैक है, जो इंसान नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा है। तुरंत ही वो मर्फी को बचाने भागती है, लेकिन तब तक मर्फी मर चुका था और उसके हाथ से वही फोटो गिरती है जो कैप्टन ने उसे दी थी। अब सारी गुत्थी खुल जाती है। जैक एक डेविल स्पिरिट है, वो आत्माओं को अपने लिए इकट्ठा करता है और यही वजह है कि वो जहाज के सभी लोगों की जान लेना चाहता है ताकि उनकी आत्माएं उसके ग्रुप का हिस्सा बन जाएं। अब मरीन अपने साथी से कहती है कि जैक पर नजर रखना, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने जा रही हूँ। इसी बीच जैक मरीन के साथी के पास पहुँचता है। दोनों में बहस हो जाती है और वो जैक पर गोली चला देता है और वो समझता है कि जैक मर चुका है, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। मरीन जानती है कि इस जहाज से निकलने का केवल एक ही तरीका है, इसे हमेशा के लिए खत्म कर देना। वो जहाज के अलग अलग हिस्सों में बॉम्ब्स लगाना शुरू कर देती है। उसी समय उसका वही साथी जिसने जैक पर गोली चलाई थी, वो मरीन के पास आके कहता है कि हमें जहाज को नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन मरीन उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि हमें इसे डिस्ट्रॉय करना ही होगा क्योंकि इसके भीतर अनगिनत आत्माएं कैद हैं। अगर इसे हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया तो यहाँ पर जैक और भी लोगों को लेकर आएगा और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस जहाज में कैद हो जाएंगी। मरीन का साथी बदलकर जैक बन जाता है, यानी कि जैक ने उसे भी मार दिया। जैक मरीन से कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं, जैसे कि तुम डूबे हुए जहाज को इकट्ठा करती हो वैसे ही मैं आत्माओं को इकट्ठा करता हूँ। पहले मैं भी इंसान था, लेकिन मैंने बहुत पाप किए और सजा के तौर पर मुझे ये काम सौंपा गया। अब मैं सोल कलेक्टर हूँ, मुझे आत्माओं की जरूरत है। तुम इस जहाज को उड़ाना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जैक उस पर हमला कर देता है, लेकिन मरीन हिम्मत नहीं हारती और एरो जैक के पैर में घोंप देती है। जैक दर्द से तड़प उठता है और उसी वक्त मरीन एरो रिमोट कंट्रोल की ओर निशाना साधकर मार देती है, जिससे कि रिमोट कंट्रोल का बटन दब जाता है और जहाज के हर हिस्सों में धमाका होने लगता है। मरीन खुद भी जहाज से कूद जाती है। तभी उसके सामने प्रकट होती है वही छोटी बच्ची केटी। उसकी आत्मा मरीन को इशारे से रास्ता दिखाती है और बहुत ही मुश्किलों के बाद आखिरकार मरीन सतह पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि जहाज ध्वस्त हो चुका है और सभी आत्माएं आज़ाद हो रही हैं। हर आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ने लगती है। उनमें केटी भी थी, जिसने आखिरी पल तक मरीन का साथ दिया। दरअसल बाकी आत्माएं जैक की गुलाम बन चुकी थी, लेकिन केटी एक पवित्र आत्मा थी। मरीन एक लकड़ी के बॉक्स के सहारे समुद्र में तैरती है। काफी देर बाद उसे एक जहाज देख लेता है और उसे ऊपर खींच लिया जाता है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। जब वो होश की हालत में आती है तो देखती है कि उस जहाज का सोना एक नए जहाज में लादा जा रहा है। जैक की आत्मा अब भी जिंदा थी और वो इसी सोने के जरिए नई आत्माओं को फंसाएगी। तभी भीड़ में उसे जैक भी गुजरता हुआ दिखता है। वो मुस्कुराते हुए जहाज पर चढ़ जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मुझे तो ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि इसमें एडवेंचर और मिस्ट्री दोनों ही एकदम बराबर मेंटेन किया हुआ था। आप सभी को मूवी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही एक रोमांचक कहानी के साथ।